नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आज आपको स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 5 देंगे। इससे पहले 4 क्लास हुई हैं। हर एक क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं और उन 20 क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन का 3 से 4 क्वेश्चन बता रहे हैं। ऑप्शन है उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनसे बता रहे हैं। तो एवरेज ये समझ लीजिए कि एक क्लास में 60 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जो यदि आप देखते हैं तब समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है और वो क्वेश्चन है जो आपके वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए बहुत 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 जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आज की क्लास बहुत जरूरी है आपके लिए। क्लास नंबर 5 है स्टैटिक जीके की, ठीक है। इसमें क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ये आपको हम देंगे, आपको बताएंगे। और आप पहले क्या करें कि जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप खुद क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। पहले स्वयं आंसर दें। क्या करें, पहले आप स्वयं आंसर दें, उसके बाद हम बताएंगे आपको। और क्वेश्चन को नोट करते जाएं और उसके साथ जो भी चीजें हम बताएं आपको, वो चीजें नोट करते जाएं। क्या करनी है आपको, नोट करनी है, तभी आपको समझ में आएगा, तभी याद होगा। हमारे साथ साथ ही याद करने की कोशिश करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास नंबर 5 है। 1000 क्वेश्चन कराने हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, भारत में थोक मूल्य, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में थोक मूल्य, कौन सा थोक मूल्य सूचकांक का निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया। क्या कह रहा, भारत में थोक मूल्य, क्या कहा गया, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का निर्माण, जो भी थोक से चीजें खरीदी जाती हैं उस सूचकांक जारी किया जाता है। कौन सी फसल हो, कौन सी चीज को किस रेट में खरीदा जाएगा, उसका एक सूचकांक जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। जिस तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि गेहूं है और गेहूं का रेट फिक्स कर दिया, सरकारी रेट है 1900 रुपए, कितना मान लो 1900 रुपए, तो ये एक सूचकांक होगा। इस सूचकांक में गेहूं भी होगा, मक्का होगा, चना होगा, बाजरा होगा और भी कई फसलें होंगी। इसी तरीके से पूछा गया है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक का निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया, तो कब किया गया, 10 जनवरी 1942। क्या है इसका आंसर, 10 जनवरी 1942। कब आंसर है, 10 जनवरी 1942। समझिए क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहले थोक मूल्य सूचकांक का निर्माण कब किया गया। क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहले थोक मूल्य सूचकांक का निर्माण कब किया गया, तो 10 जनवरी 1942, 10 जनवरी 1942 को कब किया गया, 10 जनवरी 1942 को किया गया। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नोट भी करते जाएं, साथ साथ यदि आप नोट करते जाएंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, इसके बाद भी आप रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, बहुत ही जरूरी है। इसके साथ मैं आपको क्या क्या बताता हूं, ये देखिए। नाबार्ड, क्या कह रहा है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप आंसर दीजिए। क्या कह रहा है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, तो आंसर दीजिए आप 1969, 75, 82 या 1921। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक आंसर है आपका। आप दीजिए, कमेंट में बताइए क्या है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड की स्थापना कब होती है। तो नाबार्ड की स्थापना जो होती है वो 1982 कब होती है, 1982 कब होती है, 1982 को। अब इसके साथ हम और भी चीजें आपको बता रहे हैं, इसके साथ और भी चीजें। 1921 में क्या होता है, इसका तो आंसर ये है 1982 नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश से होती है, तो एक शिव रमन समिति बनाई गई, शिव रमन समिति। कौन सी समिति, शिव रमन समिति। कौन सी समिति बनाई गई, शिव रमन समिति बनाई गई, और जिसकी सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। कब होती है, 1982 में। अब इसमें क्या देखते हैं, 1921 लिखा है, इसमें क्या हुआ था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे,
क्या है, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल को जोड़ दिया गया था, मर्ज कर दिया गया। कब? 1921 में। ध्यान रखना 1921 में बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे दो बैंकों का मर्ज कर दिया। मर्ज मतलब मिला देना, मर्ज मतलब मिला देना। जिस तरीके से अभी एक जियो सिम कार्ड अभी मर्ज हुआ है, कौन सा हुआ आप बताइए? वोडाफोन और आइडिया हुआ है मर्ज। बीआई न्यू सिम के रूप में बीआई आई है। जैसे पहले वोडाफोन अलग सिम कार्ड था, टेलीकॉम कंपनी अलग थी वोडाफोन, और आइडिया अलग थी। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, और इसी मिले हुए को वीआई नाम दिया गया। उसी तरीके से बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल को मिला दिया गया। किसको? बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल को मिला दिया गया। कब? 1921 में। 1921 में। 1969 में क्या होता है? 1969 में क्या होता है? क्या पूछा गया? 1969 में क्या होता है? तो इसका आंसर आप देंगे कि इसी समय 14 बैंकों का क्या होता है? 14 बैंकों का क्या होता है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है? राष्ट्रीयकरण। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का। कितनी? 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। 1969 1975 में कुछ हुआ था? बिल्कुल। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है 1975 में। कब? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन सी बैंक? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन सी बैंक? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन सी बैंक? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब कितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बने आप समझिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। किसकी सिफारिश? शिव रमन समिति की सिफारिश से। किसकी सिफारिश? शिव रमन समिति की सिफारिश से। किसकी सिफारिश से हुई थी? शिव रमन समिति की सिफारिश से। 1921 ऑप्शन में था। 1921 की यदि बात की जाए तो उसमें बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे को मर्ज कर दिया गया। क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भाई 1969 की बात यदि की जाए तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है पहली बार 1969 में। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का। अब इतना नोट कर लो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लो पहले। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 1982 में। अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्या कह रहा है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कौन सा? खाद्य एवं कृषि संगठन। कौन सा संगठन है? खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ? पहले तो इसकी स्थापना कब होती है? खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब होती है? तो 16 अक्टूबर 1945। कब होती है? 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय की यदि बात की जाए तो कहाँ है? रोम। कहाँ है? रोम। इसको इंग्लिश में क्या कहते? FAO। क्या कहते? FAO। हेडक्वार्टर रोम। हेडक्वार्टर रोम। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कौन सी बैंक? वर्ल्ड बैंक। कौन सी बैंक? वर्ल्ड बैंक। कौन सी बैंक? वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछा गया? विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है। कौन सी बैंक? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC। कहाँ है? वॉशिंगटन DC, USA में। कहाँ पर है? USA में, वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। हम इसको भी बताएंगे, अगर ये क्वेश्चन है तब मैं बताता हूं इसको। तो क्या पूछा गया? विश्व बैंक का मुख्यालय। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। कहां पर? वॉशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन समझते हैं। मानव विकास सूचकांक का आधार।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। क्या है? मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा है? मानव विकास सूचकांक। का आधार क्या है? ये सूचकांक जब जारी किया जाता है तो किस आधार पर किया जाता है? कौन कौन चीजों को आधार मानकर किया जाता है कि किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ऐसे समझिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, या रहन सहन के स्तर पर क्या बनाया जाता है, या बैंक का बीमा हो तभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आओगे, या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा या जीवन स्तर के आधार पर, या कानून व्यवस्था तक पहुंच होनी चाहिए। तो किस आधार पर बनाया जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। वहां के लोगों को स्वास्थ्य कैसा मिल रहा है? क्या वहां के लोगों को स्वास्थ्य कैसा मिल रहा है, शिक्षा कैसी उपलब्ध हो रही है, और उनका जीवन स्तर कैसा है? इन तीन आधारों को लेकर HDI, कौन? HDI इंडेक्स बनाया जाता है। कौन सा इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो इसका आंसर क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। आंसर क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन समझते हैं, नोट करते हैं साथ साथ ही, ध्यान रखना। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान रखता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान रखता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। क्या आता है? कृषि। जब मैं बता देता हूं पहले, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा। और तृतीय क्षेत्र में बिजनेस वगैरह और सभी उद्योग वगैरह। ये आगे पीछे है, द्वितीय यहां लिखा है, तृतीय की है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? दूसरे, यानी द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा सेक्टर। कौन सा आता है? सेवा। कौन सा आता है? सेवा। वहीं तृतीय क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें उद्योग, धंधे सभी आ जाते हैं। उद्योग। क्या आता है? उद्योग। क्या आता है? उद्योग। अब समझिए पहले तो क्या पूछा गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो किसका होता है? द्वितीय क्षेत्र का। और द्वितीय क्षेत्र क्या है? सेवा सेक्टर। कौन सा? सेवा सेक्टर। अब इसमें एक चीज समझिए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय सबसे ज्यादा योगदान जो था वो प्राथमिक क्षेत्र का था। किसका? प्राथमिक क्षेत्र, यानी कृषि का सबसे ज्यादा योगदान था। हमारे पास ना कोई धंधे थे, हमारे पास क्या कोई धंधे थे? नहीं थे। हमारे पास कोई भी बिजनेस नहीं था, कोई भी उद्योग नहीं था, कोई भी फैक्ट्री नहीं थी। कोई थी? आप बताइए। नहीं थी। तो सबसे ज्यादा योगदान जो था वो किसका था? कृषि का। किसका? कृषि का। लेकिन अभी वर्तमान में सेवा सेक्टर का, ठीक है, उसके बाद उद्योगों का, उसके बाद कृषि का। अगला क्वेश्चन समझते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। अच्छा, क्यों किया गया ये समझिए। भारत में टाइगर यानी चीता की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। क्या होती जा रही? कम होती जा रही है। और इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया। किसको लाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया, और उसमें संरक्षण किया जा रहा है किसका? चीता का। किसका? चीता का। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1973, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, और जिसके तहत चीता को संरक्षित किया जा रहा है, ठीक है, 1973 में। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन समझे, उससे पहले जब नोट करते जाए, साथ साथ ही नोट करें, याद भी हमारे साथ ही करते जाए। मैं आपको बताता भी जा रहा हूं कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया, इसको प्रारंभ किया गया। मेडागास्कर। क्या पूछा गया? मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में? क्या कहा गया है? किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? मेडागास्कर एक द्वीप
द्वीप है, मेडागास्कर एक द्वीप है। और जो पूछा गया किस महासागर में स्थित है, तो कौन से, हिंद महासागर में। कौन से महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा, मेडागास्कर द्वीप जो है वो कहाँ है, हिंद महासागर में है। कहाँ पर है, हिंद महासागर में। मेडागास्कर द्वीप कहाँ है, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन समझिए, मेडागास्कर कहाँ है, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय। अभी ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2 बार टाइप हो गया है, लेकिन इसका आंसर क्या है, रोम। क्या है, रोम। अगला क्वेश्चन समझिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, क्या कहा गया, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। कौन सा, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, जापान है, फिलीपींस, इक्वाडोर या हवाई द्वीप। जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर या हवाई द्वीप, ये 4 ऑप्शन है। विश्व का सबसे ऊंचा यदि ज्वालामुखी पूछा जाए तो कौन सा है, कोटोपैक्सी या पोटामैक्सी भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। पोटोमैक्सी, क्या, पोटोमैक्सी, कोटोपैक्सी भी लिखा मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इक्वाडोर। यहां से 2 क्वेश्चन समझ में आने चाहिए आपको, 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो पोटोमैक्सी। कौन सा है, कोटोपैक्सी या पोटोमैक्सी, दोनों एक ही नाम है, आपको दोनों ही मिलते हैं, ध्यान रखना। कौन सी, कोटोपैक्सी। कहां पर है, इक्वाडोर में। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, कैसा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है। अब देखिए चीजें, न्यायालय की बात की जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिला न्यायालय, उससे ऊपर हाई कोर्ट होता है। भारत में हाई कोर्ट कितने हैं, ये बताओ आप, भारत में हाई कोर्ट कितने हैं। क्या पूछा गया कि भारत में हाई कोर्ट कितने हैं। भारत में पहले हाई कोर्ट कितने थे, 24 थे, लेकिन एक नया अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का बन गया है, जिसके लिए अब भारत की बात की जाए तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी हो गई है, 25। कितनी हो गई है, 25। कितनी, 25 हो गई है हाई कोर्ट की संख्या। उससे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। ये देश के स्तर पर होता है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक न्यायालय है, क्या नाम है उसका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या नाम है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। कौन सा, इंटरनेशनल कोर्ट। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 15 न्यायाधीशों की संख्या है। इसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो द हेग। कहां पर है, द में। कहां पर है, द हेग में। द हेग में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर, और इसकी संख्या कितनी होती है, 15। इसके न्यायाधीशों की यदि संख्या की बात की जाए तो 15 न्यायाधीश होते हैं। और 15 न्यायाधीश, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। कितना, 9 ईयर। कितने साल का, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। और कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है। कितनी, 15। किसके, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। और द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। समझ में आया। भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। नया हाई कोर्ट जो बना है वो अमरावती हाई कोर्ट बना है। कौन सा, अमरावती। 25वां कौन सा है, 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, अमरावती। कौन सा, अमरावती। कौन सा हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा, अमरावती हाई कोर्ट। अब आगे बढ़ते, इतना नोट करते जाए, नोट जरूर करते जाए। यदि आप नोट नहीं करेंगे ना तो एक बार तो आप देख लेंगे, हो सकता है एक बार में आप ना ध्यान दे पाए। नोट करने से क्या है, अभी मैं समझा रहा हूं, अभी आप पढ़ेंगे, अभी समझेंगे, इसके बाद भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं तुरंत निकाल के। कैसे, तुरंत निकाल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वीप। कौन सा द्वीप, वायरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। किस देश में स्थित है, इटली में, ऑस्ट्रेलिया, भारत या पाकिस्तान। इटली, ऑस्ट्रेलिया, भारत या पाकिस्तान में। 4 ऑप्शन है। क्या पूछा गया, वायरन द्वीप। कौन सा द्वीप, वायरन द्वीप। कौन सा, वायरन द्वीप। अब इससे काफी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। कहां पर है, भारत में। भारत में। ये है क्या, ये है क्या, तो भारत का एकमात्र
सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा? ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा है? वैरन। कौन सा है? वैरन द्वीप। कौन सा? वैरन द्वीप। कौन सा है? वैरन द्वीप। कौन सा है? वैरन द्वीप। सक्रिय ज्वालामुखी भारत का केवल एकमात्र है। कौन सा? वैरन द्वीप। ये है कहां पर? ये कहां पर है? तो ये कहां पर है? भारत के अंडमान निकोबार में। कहां पर है? अंडमान निकोबार में। एन मतलब अंडमान निकोबार में। कहां पर है? अंडमान निकोबार में। अच्छा, अंडमान निकोबार की बात की तो अंडमान निकोबार में और भी चीजें होती हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। तो अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। ध्यान रखना, कितने डिग्री? 10 डिग्री। कितने? 10 डिग्री। ध्यान रखना। अंडमान निकोबार में ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में ही स्थित है। कौन सा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना। क्या पूछा गया? भारत में अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल, उसको बोलते हैं कितना? 10 डिग्री चैनल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वैरन द्वीप। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में भारत के पड़ता है। कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार में। पूछ, समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। अब इससे क्वेश्चन कितने बने? एक तो ये बना, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? 2 3 4 5, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन समझ में आए इसी क्वेश्चन से। कहां पर है? भारत में। वैरन द्वीप पूछा गया। क्या पूछा गया? वैरन द्वीप पूछा गया है। इसी वैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत के अंडमान निकोबार में है। कहां पर? अंडमान निकोबार में। अंडमान और निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है, यानी 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ा जाता है। अंडमान निकोबार में ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन समझते हैं। भारत निम्न में से किस देश में, किस देश में, क्या आप कह रहा? भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? कौन सा? चाबहार बंदरगाह बना रहा है। बहुत फेमस, और ये इतना चर्चाओं में रहता है, इतना चर्चाओं में रहा भी है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है। कौन सा बंदरगाह है? कौन सा है? चाबहार बंदरगाह। और किस देश में बना रहा है? भारत बना रहा है। भारत खुद में नहीं बना रहा, दूसरे किसी देश में बना रहा है। इराक में, ओमान, ईरान या अफगानिस्तान। चारों ऑप्शन है सामने आपको, चारों से में कुछ ना कुछ बताएंगे आपको। पहले देखिए किस में बना रहा है, तो ईरान में। कहां बना रहा है? ईरान में। कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। कौन सा? चाबहार बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। भाई अफगानिस्तान की यदि बात की जाए तो अफगानिस्तान में ही भी भारत काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसमें 2 बहुत ही फेमस डैम हैं, सलमा और सहतूत। कौन सा? सलमा और सहतूत। कौन सा? सहतूत डैम। कौन सा? सलमा और सहतूत डैम अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है। कौन बना रहा? भारत बना रहा है। कौन बना रहा है? भारत बना रहा है। कौन सा? सलमा और सहतूत डैम बांध जो है, 2 बांध बना रहा है भारत, सलमा और सहतूत। कहां पर? अफगानिस्तान में। वहीं ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। कहां बना रहा है? ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। ईरान की तेहरान। क्या है?
तेहरान। ओमान की मस्कट, क्या है? मस्कट। इराक की बगदाद, बगदाद क्या है? बगदाद, ध्यान रखना। इराक की बगदाद है, ईरान की तेहरान है, ओमान की मस्कट है, अफगानिस्तान की काबुल है। सलमा सेतु डैम बनाए जा रहे हैं, ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया जा रहा है, भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन समझने से पहले ये सब नोट करते जाएं एक एक चीज को, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? बहुत चिल्लाते हैं ये क्वेश्चन को लेकर। ये क्वेश्चन ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू भी है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या, परमानेंट मेंबर यानी वीटो पावर किस किस के पास है? 5 देशों के पास वीटो पावर है। कितने देशों के पास? 5 देशों के पास। कितने? 5 देशों के पास। ये 5 देश हैं कौन से? ये 5 देश हैं कौन से? तो 5 देश में नंबर 1 पे आता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। नंबर 2 यूएसए, कौन सा? यूएसए। नंबर 3 फ्रांस। नंबर 4 रसिया। नंबर 4 रसिया। और नंबर 5, नंबर 1 यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया और चाइना। नंबर 5 चाइना। कौन है? 5 देश। कौन कौन से देश? 5 देश। यूके, यूएसए, फ्रांस, रसिया और चाइना। 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। इसके बाद 10 सदस्य और होते हैं जिन्हें अस्थायी सदस्य बोला जाता है। क्या? अस्थायी सदस्य। क्या? अस्थायी सदस्य। कौन से? अस्थायी सदस्य जो केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 2 साल के लिए। कितने? केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और इसमें भारत कई बार चुना जा चुका है और इस बार भी है। भारत पहले भी चुना जा चुका है और इस बार भी है कि कितने? 10 में से जो अस्थायी चुने जाते हैं और स्थायी जो होते हैं वो 5 होते हैं। कितने? 5 होते। क्या? 5 हैं। यूके, यूएसए, फ्रांस, रसिया, चाइना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? एशिया की सबसे बड़ी, क्या कह रहा है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की बात कर रहा है तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इंडस, यांगटीसी नदी, हुआंगहो नदी या गंगा नदी? तो कौन सी है? इसका आंसर क्या है? यांगटीसी नदी। है कहां पर? चीन में। कहां पर है? चीन में। और चीन का एक शहर है संघाई। कौन सा शहर है? संघाई। कौन सा शहर है? संघाई शहर, जो इसी नदी पर बसा हुआ है। कौन सा शहर? संघाई शहर जो है वो यांगटीसी नदी पर ही बसा हुआ है। कहां पर है? चाइना में। हुआंगहो नदी भी चाइना में है। इसको चीन का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शोक। क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। किसको? हुआंगहो नदी को। किसको कहा जाता है? हुआंगहो नदी। इसके बाद गंगा नदी है। कौन सी नदी? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। इसके बारे में हम समझते हैं। गंगा नदी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। उत्तराखंड से ये प्रवेश करती है। कहां से? निकलती ही है, उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से। गोमुख से कहां से निकलती? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से। के गोमुख। कौन से? गोमुख। गोमुख स्थान से। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी निकलती है और 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी के बारे में हम और भी थोड़ा आपको बता रहे हैं
क्या है कि गंगा नदी, कौन सी नदी, गंगा नदी को 2008 में, कब 2008 में, कब 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। कौन सी नदी, राष्ट्रीय नदी, कौन सी, राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया, कब 2008 में। और इसके एक साल बाद 2009 में, किस, कब 2009 में इसी में पाई जाने वाली, यानी गंगा नदी में ही पाई जाने वाली एक गंगा डॉल्फिन नाम था, क्या है नाम, गंगा डॉल्फिन, क्या नाम है, गंगेटियन डॉल्फिन जिसको बोला जाता है, इसको जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव बना दिया गया 2009 में। इसको घोषित कब किया गया, 2009 में। और वहीं 2008 में किसको राष्ट्रीय नदी बनाया गया, गंगा नदी को, कब 2008 में। कौन सी नदी को राष्ट्रीय नदी बनाया गया, गंगा नदी को। और 2009 में इसमें रहने वाली गंगेटियन डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। क्या, राष्ट्रीय जलीय, कौन सा, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया इसको, डॉल्फिन, कौन सी, डॉल्फिन, किसको, गंगेटियन डॉल्फिन को। इससे अगला क्वेश्चन समझिए, इतना नोट करते जाए, इससे आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान। इसको आप ऐसे ज्यादा समझ में आएगा, ये कहा जाए कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रमुख कौन होता है, यानी सेनापति कौन होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है। तो कौन है इसका आंसर, राष्ट्रपति जी होते हैं, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्हीं को तीनों सेनाओं का प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख, क्या कहा जाता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कहा जाता है। अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, और प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, चारों बताइए आप। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, कौन है, अमित शाह, कौन है, अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कौन है, नरेंद्र मोदी, कौन है, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू, कौन है, द्रौपदी मुर्मू, कौन है, द्रौपदी मुर्मू। वहीं उपराष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो कौन है, जगदीप धनखड़, कौन है, जगदीप धनखड़, कौन है, जगदीप धनखड़, कौन है, जगदीप धनखड़, ध्यान रखना, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वहीं उपराष्ट्रपति का कौन है, जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन समझिए, ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है, यानी ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किसके समीप है, तो किसके समीप है, ऑस्ट्रेलिया के, किसके समीप है, ऑस्ट्रेलिया के, किसके, ऑस्ट्रेलिया के समीप है ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ। ये बनती कैसे है, ये बनती कैसे, तो समुद्र में एक जीव पाया जाता है, समुद्र में एक जीव पाया जाता है जो अपनी ऊपर की खाल को हटाता रहता है, जो ऊपर चढ़े हुए कवर को हटाता रहता है और एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं और वहीं धीमे धीमे चलकर एक रीफ मतलब ऐसे है, रीफ मतलब एक लाइन सी बनी हुई है और इसमें ऊंचा हो गया है, समुद्र तल से ऊंचा हो गया है, ठीक है। कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन समझते हैं, 18 नंबर, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम, कौन सा, मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, कौन सा कार्यक्रम, मिड डे मील कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम, मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, 1985 में, 1990 में, 1995 में या 1997 में। चार ऑप्शन है, क्या आंसर इसका, 1995 में। मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, 1995 में। कब किया गया, 1995 में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए, किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई, कौन सी, किसान बही योजना की शुरुआत, बही मतलब 92,
बही मतलब 92। कब? 1992 में ही किसान बही योजना की शुरुआत होती है। कब होती है? 1992 में, ध्यान रखना। कब? 1992 में किसान बही योजना की शुरुआत होती है। कौन सी? किसान बही योजना की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है कहां पर है? वॉशिंगटन, जेनेवा, मनीला या ग्लांड? 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना कौन था? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कौन सी? वर्ल्ड बैंक। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। जेनेवा में कहाँ, किसका मुख्यालय? WTO। किसका? WTO, ILO, किसका? ILO और WHO, किसका? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहां पर है? जेनेवा। मनीला में क्या है? ADB। कौन सा? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मनीला में इसका हेडक्वार्टर। कहां पर? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। कहां पर? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का मुख्यालय कहां है? मनीला में। जेनेवा में कहां है? WTO, ILO और WHO का। वहीं वॉशिंगटन DC की बात की जाए तो IMF और वर्ल्ड बैंक, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन समझते हैं। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन सी? भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन थी? कौन थी? सुष्मिता सेन। कौन थी? सुष्मिता सेन। इसके बाद लारा दत्ता, हरनाज कौर संधू। सबसे पहले सुष्मिता सेन, 1995। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, ये टॉपिक है प्रमुख देश और अंतरराष्ट्रीय उसके राष्ट्रीय खेल। प्रमुख देश और उसके राष्ट्रीय खेल, एक टॉपिक हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं आज। क्या है? प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल। प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में बताते हैं। इधर देश है और यहाँ राष्ट्रीय खेल। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। जा से जापान, जा से जूडो। जा से जापान और जा से जूडो। जा से जापान और जा से जूडो। वहीं इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड आपको मालूम है क्रिकेट का पिता कहा जाता है, यानी क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी वो अंग्रेजों ने ही की थी, इंग्लैंड से ही हुई थी। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। वहीं स्पेन की बात की जाए तो बहुत पहले से आप पढ़ रहे हो, बुल फाइटिंग मतलब सांड युद्ध। सांड युद्ध कहाँ की? स्पेन का। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध यानी बुल फाइटिंग। वहीं श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में वॉलीबॉल। क्या? वॉलीबॉल। इंडोनेशिया की बात की जाए तो बैडमिंटन। इंडोनेशिया का बैडमिंटन। इंडोनेशिया का बैडमिंटन। चीन का टेबल टेनिस। चीन का टेबल टेनिस। किसका? चीन का टेबल टेनिस। ध्यान रखना। भूटान का तीरंदाजी। भूटान का क्या है? तीरंदाजी। भूटान का क्या है? तीरंदाजी। अगला देखते हैं। अमेरिका। अमेरिका यानी अमेरिका का क्या है? बेसबॉल। अमेरिका का बेसबॉल। कनाडा का आइस हॉकी। कनाडा का आइस हॉकी। भाई जहां पर बर्फ ज्यादा होगी तो बर्फ पर ही तो खेलेंगे। हॉकी कहाँ खेलते हैं? बर्फ पर। कहां पर? बर्फ, यानी आइस हॉकी। बांग्लादेश का कबड्डी। बांग्लादेश का कबड्डी। पाकिस्तान और इंडिया का हॉकी। पाकिस्तान का हॉकी और भारत का। भारत और पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। वहीं स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का क्या है? रग्बी फुटबॉल। जर्मनी का फुटबॉल। जर्मनी का फुटबॉल। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। वहीं अर्जेंटीना का पातो और न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन। न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन। ये चीज क्लियर हुई? एक बार इसको रिवाइज कर लो। जापान का जूडो, इंग्लैंड का क्रिकेट, स्पेन का वुल फाइटिंग, श्रीलंका का वॉलीबॉल, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, चीन
चीन का टेबल टेनिस, भूटान का तीरंदाजी, वहीं अमेरिका बेसबॉल, कनाडा में आइस हॉकी खेली जाएगी, बांग्लादेश का कबड्डी, पाकिस्तान का हॉकी और भारत का भी हॉकी, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, जर्मनी का फुटबॉल, अर्जेंटीना का पातो और न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन। यही इतने थे, टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए, हर एक क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमने कराए आपको। कितने क्वेश्चन? 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराए। नोट करें, याद करें, तभी याद होगा। स्टैटिक जीके में हम आपको 1000 नोट करके क्वेश्चन कराएंगे। इसके अलावा बाद में जो चीज बताएंगे उसका तो आपको मालूम ही, एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन करा रहे हैं। समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।